डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। देश भर में कल 7 मई को मॉक ड्रिल की तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए निर्देश। शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए। पहलगाम हमले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा आरोप। वहाँ के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? गजा पर पूरी तरह से कब्जा करने की इस्राइल की तैयारी, कैबिनेट ने दी मंजूरी। संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के कई देशों ने की आलोचना। होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। जातिगत जनगणना पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी। सर्वे में तेलंगाना मॉडल को अपनाने की मांग। 3 सुझाव दिए, कहा एससी, एसटी, ओबीसी से 50% आरक्षण की सीमा हटे। चिनाब नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान में गहराया पानी का संकट। भारत ने बंद किए 2 बांध। पाक के 24 शहरों में 3 करोड़ लोगों पर असर। सुप्रीम कोर्ट ने दिया महाराष्ट्र चुनाव आयोग को आदेश, 4 महीने में कराएं स्थानीय निकाय के चुनाव, 4 हफ्ते में जारी करें अधिसूचना। ट्रंप ने रोकी यूएन की 19,000 करोड़ की मदद, 3,000 कर्मचारियों की छंटनी की योजना। यूएन के पास बची सिर्फ 5 महीने की सैलरी। और यमन में हुती विद्रोहियों के बंदरगाह पर इजराइल का जवाबी हवाई हमला। 2000 किलोमीटर दूर 20 फाइटर जेट्स से 50 ठिकानों पर गिराए बम। एयरपोर्ट पर हुए हमले का लिया बदला। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने देश भर के 244 सूचीबद्ध सिविल डिफेंस जिलों में सिविल डिफेंस के अभ्यास और रिहर्सल करने के निर्देश दिए हैं। सिविल डिफेंस के कानूनों के मुताबिक गृह मंत्रालय के पास राज्यों को इस तरह के मॉक ड्रिल के लिए निर्देश देने का अधिकार होता है। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव को देखते हुए इसे काफी अहम माना जा रहा है। पूरी जानकारी दे रही हैं अंशिता। गृह मंत्रालय के जनरल फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड और सिविल डिफेंस महानिदेशालय की ओर से मॉक ड्रिल संबंधी निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को भेजा गया है। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद अब सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 7 मई को एक नागरिक सुरक्षा ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इसका उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारी का आकलन करना और उसे बढ़ाना है। अधिसूचना में कहा गया है कि इस मॉक ड्रिल में जिले के पुलिस अधिकारियों के अलावा होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस और स्कूल कॉलेज के छात्र भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। नागरिकों को दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। मॉक ड्रिल में ये देखा जाता है कि किसी आपातकालीन हालात में लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होती है। इसके लिए चुनिंदा लोगों, वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है। मुंबई में एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर अरुण कुमार बताते हैं। अभी एनडीआरएफ का रोल डिफाइन नहीं हुआ है। जो भी एसडीएमए की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें कन्वे किया जाएगा, उसके अनुसार हम काम करेंगे और उस काम के लिए हमारी प्रिपरेशन है। वेल इक्विपेड हमारी टीम्स हैं। अभी हमारी 3 टीम मुंबई के लिए हैं, तो जो भी गाइडलाइन होगी उसी के अनुसार हम काम करेंगे, रेस्पॉन्स होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार का कहना है कि यूपी के 19 जिलों को इस मॉक ड्रिल के लिए चुना गया है। सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है,
फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए। ड्रिल के दौरान वायुसेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो संचार लाइनें भी चालू रहेंगी। इससे नियंत्रण कक्षों और शेडो कंट्रोल रूम की कार्यक्षमता का भी परीक्षण होगा। नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण में क्रैश ब्लैकआउट उपाय शामिल होते हैं, जिसका मतलब है कि हवाई हमलों से बचाव के लिए प्लान्ड ब्लैकआउट पर प्रशिक्षण देना। जम्मू कश्मीर में भी इस मॉक ड्रिल की तैयारियां हो रही हैं। डल झील पर मौजूद एसडीआरएफ के अधिकारी आरिफ हुसैन कहते हैं, हमें नोटिस में ऑर्डर आया कि जहाँ पे अक्सर बोट कैप्सिजिंग होती है, हम डल लेक में तैनात है क्योवाटी नेहरू पार्क, तो हमें इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। जब बोट पलटता है उसको कैसे सीधे किया जाता है, उसी के बारे में आज ये डिमॉन्स्ट्रेशन थी यहाँ पर। उसी के लिए हमें प्रैक्टिस करना था, अफसर के सामने दिखाना था कि ये कैसे होता है। लाइव ट्यूब्स और रहते हैं इसमें, जैकेट्स और इन्फिटेबल बोट रहता है। इसमें हवा भर के होती है, इसमें 5 चैम्बर होते हैं। इसको पहले उल्टा किया जाता है, फिर पानी से ही ऊपर चढ़ा जाता है इसके ऊपर, फिर सीधा किया जाता है इसको। कल ये ऑर्डर आए ना, उसी के ऑर्डर के थ्रू हम यहाँ पे आए। करीब 54 साल बाद इस तरह की देशव्यापी मॉक ड्रिल की जा रही है। पिछली बार इस तरह की ड्रिल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले हुई थी, जिसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार पर हमले के दोषियों और षड्यंत्र करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच पहलगाम में पिछले महीने हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। रांची में मंगलवार को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में खड़गे ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इंटेलिजेंस के इनपुट्स थे, बावजूद इसके लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। खड़गे ने यह भी कहा कि इन्हीं इनपुट्स के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कश्मीर दौरा टाल दिया था। खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने हैरानी जताई है। एक रिपोर्ट के साथ है आंचल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंगलवार को झारखंड की राजधानी रांची में संविधान बचाओ रैली में शिरकत कर रहे थे। अपने भाषण में पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमले से 3 दिन पहले ही पीएम मोदी को खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी। पीएम का दौरा रद्द भी कर दिया गया, लेकिन आम पर्यटकों को सुरक्षा नहीं दी गई। कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था, ये मैं एक पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया, ये पूछता हूं मैं। खड़गे ने इस चूक की जिम्मेदारी सरकार पर डालते हुए कहा कि जब सरकार खुफिया विफलता स्वीकार कर रही है तो उसे मौतों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई थी तो वही सूचना सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस बल को क्यों नहीं दी गई। खड़गे ने पहलगाम हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के मामले में सरकार को पूरा समर्थन देने की बात एक बार फिर दोहराई। वहीं खड़गे के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद कहते हैं, खड़गे साहब को क्या हो गया है, क्या क्या बोल रहे हैं। एक तरफ मीटिंग में कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जान रहे हैं कि तनाव बढ़ा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, तो उस समय प्रधानमंत्री के बारे में ये बोलना कि वो नहीं गए कश्मीर क्योंकि उनको मालूम था हमला होने वाला है, इससे बड़ा कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य हो सकता है क्या विपक्ष के प्रमुख दल के अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। हमें बहुत पीड़ा हुई है। आज हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं। खड़गे साहब क्या हो गया आपको, कृपा करके कुछ तो समझिए। दरअसल पिछले दिनों एक अखबार की रिपोर्ट में बताया गया था कि खुफिया ब्यूरो यानी आईबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों को पर्यटकों को निशाना बनाए जाने की आशंका को लेकर अलर्ट किया था। ये अलर्ट प्रधानमंत्री मोदी के 19 अप्रैल के प्रस्तावित दौरे और श्रीनगर इलाके के लिए था, लेकिन खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हो गया। हालांकि 3 दिन बाद ही यह आतंकी हमला पहलगाम में हुआ, जो श्रीनगर से करीब 90 किलोमीटर दूर है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज।
डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। रुख करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने उस योजना को मंजूरी दे दी है जिसमें हमास के खिलाफ सैन्य हमले को और तेज करने के साथ ही उसे और व्यापक स्तर तक ले जाना है। वास्तव में ये योजना गजा पर पूरी तरह से कब्जा करने की है। इसके तहत गजा में युद्ध से बचे लोगों को कहीं दूसरी जगह ले जाना और फिर गजा को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेना है। इसराइल की इस योजना पर हमास ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। और जानकारी दे रही हैं आराधना। इजरायली कैबिनेट ने 5 मई को एक योजना को मंजूरी दी है जिसके तहत गजा पट्टी के पूरे इलाके पर कब्जा किया जाएगा और इजरायली सेना अनिश्चित काल तक वहां बनी रहेगी। इस योजना का मकसद हमास को हराना और गजा में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना है। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि कैबिनेट ने हमास को नष्ट करने और हमास की कैद में बचे हुए बंधकों को बचाने के लिए ये फैसला किया है। नेतन्याहू कह रहे थे कि गजा की 21 लाख आबादी को बचाने के लिए उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा। इजरायल गजा से अपने सभी बंधकों को वापस लाना चाहता है और हमास को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। इसीलिए गजा के लोगों को वहां से हटाते हुए पूरे क्षेत्र पर कब्जे की योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत हजारों फलस्तीनियों को गजा के दक्षिणी हिस्से में स्थानांतरित करने की भी बात कही गई है, लेकिन इसकी वजह से पहले से बना हुआ गंभीर मानवीय संकट और गहरा सकता है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक इस योजना को धीरे धीरे लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत मानवीय सहायता के वितरण से हमास को दूर रखने के उपाय भी शामिल हैं, क्योंकि इजरायल का आरोप है कि हमास इस सहायता का इस्तेमाल अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए करता है। इजरायली कैबिनेट ने प्राइवेट कंपनियों के जरिए मदद पहुंचाने की योजना को भी सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। इजरायल की इस योजना पर हमास ने कहा है कि अब उनसे किसी भी तरह की बातचीत का कोई मतलब नहीं रह गया है। हमास का कहना है कि इजरायल की ओर से जिस तरह का रुख दिख रहा है उससे नहीं लगता कि हम उनके साथ युद्ध विराम या बंधक डील पर कोई बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इजरायल की ये योजना बनते ही आलोचनाओं की भेंट चढ़ गई है। ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र ने इस योजना को अमानवीय बताया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता मामलों के उप महासचिव टॉम फ्लेचर कहते हैं कि इस योजना से बड़ी संख्या में मौतें और तबाही होगी और नाकाबंदी से गजा में गंभीर खाद्य संकट पैदा होगा। So many of the survivors of the military onslaught there, and now we've gone 2 months. इजरायल का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब इजरायल और हमास के बीच अमेरिकी मध्यस्थता वाली युद्ध विराम वार्ता मार्च में टूट गई थी। इसके बाद इजरायली रक्षा बलों यानी IDF ने फलस्तीनी क्षेत्र पर भीषण हमले किए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और बड़े पैमाने पर जमीन कब्जा की गई। इजरायल और हमास के बीच गजा में अक्टूबर 2023 से युद्ध चल रहा है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिण गजा में हमला कर 1200 लोगों की जान ले ली थी और 250 लोगों को बंधक बना लिया था। इसके बाद इजरायल ने गजा में हमला बोल दिया था। इजरायल के हमलों में गजा में भारी तबाही हुई है, लेकिन सभी बंधकों को छुड़ा पाने में इजरायल अब तक नाकाम रहा है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। और इस बीच एक बड़ी खबर जर्मनी से है, जहां जर्मनी के भावी चांसलर कहे जा रहे फ्रीडरिश मेर्ट्स को संसद में हुए मतदान में बेहद चौंकाने वाले हालात का सामना करना पड़ा। पहले चरण के मतदान में उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। इधर उनकी ताजपोशी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, क्योंकि फरवरी 2025 में हुए चुनाव के बाद ही उनका नया चांसलर बनना तय माना जा रहा था। 5 मई की रात ओलाफ शॉल्स को चांसलर पद से आधिकारिक तौर पर विदाई दी गई। विदाई समारोह के भाषण में शॉल्स ने फ्रीडरिश मेर्ट्स को बधाई और शुभकामनाएं दी। समारोह के समापन के बाद कई नेता मेर्ट्स से हाथ मिलाते नजर आए। राजनीति के गलियारों से लेकर मीडिया तक में ये पक्का माना जा रहा था कि मंगलवार 6 मई की दोपहर तक फ्रीडरिश मेर्ट्स जर्मनी के 10वें चांसलर बन जाएंगे। लेकिन संसद में चांसलर बनने के लिए जरूरी बहुमत जुटाने में मेर्ट्स विफल रहे। ये उनके सेंट्रल लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट्स के साथ नए गठबंधन के लिए भी एक अप्रत्याशित झटका है, क्योंकि गठबंधन के लिए जरूरी गणित मेर्ट्स के पक्ष में था। बहुमत के लिए जरूरी 316 वोटों के बजाय मेर्ट्स के कागजों में 328 वोट तय थे, लेकिन पहले दौर के मतदान में उन्हें 310 वोट ही मिल पाए। जर्मनी के कानून के मुताबिक पहले चरण में पूर्ण बहुमत साबित न कर पाने पर दूसरे चरण की वोटिंग होती है। जर्मन संसद के निचले सदन बुंडेस्टाग के पास अभी अगला चांसलर उम्मीदवार चुनने के लिए 14 दिन है।
अगर दूसरे चरण में भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो चुनावी प्रक्रिया तीसरे चरण में दाखिल होगी, जहां चांसलर चुने जाने के लिए सामान्य बहुमत पर्याप्त होगा। और अगर तब भी बहुमत न मिले तो फिर तुरंत नए चुनाव कराने होंगे। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल की खबरों के साथ हैं आंचल। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। धोनी को कप्तानी मिलने के बावजूद टीम की किस्मत में कोई बदलाव नहीं हुआ। सीएसके पॉइंट टेबल में इस समय आखिरी नंबर पर है, लेकिन अब सीएसके के कप्तान एमएस धोनी को लेकर बड़ा विवाद सामने आ गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने आईपीएल के नए नियम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गावस्कर ने कहा कि आईपीएल में नया नियम सिर्फ धोनी को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया, लेकिन इससे भारतीय क्रिकेट को बड़ा नुकसान होना तय हो गया है। दरअसल गावस्कर आईपीएल में इस बार अनकैप्ड खिलाड़ी को लेकर अपनी राय सामने रख रहे थे। आईपीएल 2025 सीजन से पहले अनकैप्ड खिलाड़ी नियम वापस लाया गया, जिसके जरिए 5 या उससे ज्यादा सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों को अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर रिटेन किया जा सकता है। गावस्कर ने कहा कि इससे ज्यादा पैसे देने से प्लेयर्स का क्रिकेट के प्रति जुनून और टीम इंडिया के लिए खेलने की भूख कम हो सकती है। फ्रेंचाइजी पर तो इसका कोई असर नहीं होगा, बल्कि उनके लिए ये अच्छा हो सकता है, लेकिन भारतीय क्रिकेट को इसका नुकसान होगा। इतने सालों में एक ऐसे अनकैप्ड खिलाड़ी को याद करना मुश्किल है जिसे बड़ी कीमत में खरीदा गया हो और जिसने टीम में अपने शामिल होने को सही ठहराया हो। बड़ी रकम में खरीदे गए बहुत से खिलाड़ी बस गायब हो जाते हैं क्योंकि उनकी भूख और इच्छा खत्म हो जाती है। फ्रेंचाइजी के लिए शायद ये कोई मायने नहीं रखता क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अच्छा है, लेकिन भारतीय क्रिकेट किसी भी खिलाड़ी के जाने से थोड़ा दुखी होता है, चाहे वो सफल रहा हो या नहीं। और इस बार बीसीसीआई ने एमएस धोनी के लिए आईपीएल के नियम ही बदल दिए। महेंद्र सिंह धोनी के लिए जो पिछले साल नीलामी से पहले अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए थे, सीमा को बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए कर दिया गया था। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। खेल की खबरें सुना रही थी आंचल। और अब आज की खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हमारे साथी अतुल सिन्हा याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी और मशहूर वकील रहे मोतीलाल नेहरू को। देश में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी राजनीतिक खानदान की होती है तो वह है नेहरू खानदान। आजादी के ठीक पहले और बाद में जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक। लेकिन इस खानदान की सियासी बुनियाद कहां से पड़ी, ये समझने के लिए हमें जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू की जिंदगी को समझना होगा। हालांकि उनसे भी पहले मोतीलाल जी के भाइयों और उनके पिता गंगाधर नेहरू के बारे में भी जानना होगा। गंगाधर नेहरू 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली के कोतवाल थे। कोतवाल यानी मुख्य पुलिस अधिकारी। अंग्रेजों ने जब कत्लेआम शुरू किया तो गंगाधर नेहरू ने इसके विरोध में नौकरी छोड़ दी और अपने परिवार के साथ आगरा आ गए। यहीं उनके तीसरे बेटे मोतीलाल नेहरू का जन्म 6 मई 1861 को हुआ। हालांकि महज 34 साल की उम्र में गंगाधर नेहरू मोतीलाल के जन्म से पहले ही 1861 की फरवरी में गुजर गए। गंगाधर के 2 बेटे बंशीधर नेहरू और नंदलाल नेहरू तब बहुत छोटे थे, लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी उन दोनों ने बखूबी संभाली। बंशीधर विक्टोरिया के शासन में अलग अलग शहरों में दीवान रहे, बाद में कानून के जानकार हो गए। वहीं नंदलाल नेहरू भी राजस्थान की एक रियासत में 10 साल दीवान रहने के बाद कानून की शिक्षा पाकर इलाहाबाद के चर्चित वकील बन गए। सबसे छोटे मोतीलाल नेहरू के आदर्श उनके पिता समान भाई नंदलाल नेहरू ही थे। इलाहाबाद में बड़े भाई के साथ रहकर उन्होंने पढ़ाई की। बाद में कैम्ब्रिज से बार एट लॉ की उपाधि ली और फिर वकालत शुरू कर दी। पहले नेहरू परिवार ने इलाहाबाद में अपना घर स्वराज भवन के नाम से बनवाया, जो बाद में कांग्रेस पार्टी को दे दिया गया। मोतीलाल जी का बचपन स्वराज भवन में ही बीता और कॉलेज के दिन इसी घर में बीते। वकालत शुरू करने और इलाहाबाद में एक प्रतिष्ठित वकील बन जाने के साथ साथ मोतीलाल नेहरू ने देशभक्ति की अपनी पारिवारिक परंपरा और सोच को आगे बढ़ाया। तमाम स्वतंत्रता आंदोलनों के साथ रहे, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कार्यकर्ताओं के मुकदमे लड़े और राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहे। इसी दौरान मोतीलाल जी ने इलाहाबाद में शानदार आनंद भवन बनवाया और नेहरू परिवार वहीं रहने लगा।
उनकी पत्नी थी स्वरूप रानी। जवाहरलाल नेहरू उनके एकमात्र बेटे थे। उनकी 2 बेटियों में बड़ी थीं विजय लक्ष्मी पंडित और छोटी कृष्णा हठी सिंह। मोतीलाल जी खुद स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती दौर के सक्रिय कार्यकर्ताओं में रहे। कांग्रेस के गठन के बाद से ही इससे जुड़े रहे। बाद में वकालत छोड़कर वह पूरी तरह स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए। जालियांवाला बाग कांड के बाद 1919 में अमृतसर में हुई कांग्रेस के अधिवेशन में वो कांग्रेस में पहली बार अध्यक्ष के पद पर चुने गए। लेकिन कुछ ही साल बाद यानी 1923 में कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी बनाई। हालांकि जल्दी ही वह फिर कांग्रेस में लौट आए और 1928 में कलकत्ता में दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 6 फरवरी 1931 को उनका निधन हो गया। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू करीब 42 साल के थे और कांग्रेस के एक बेहद सक्रिय नेता होने के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभा रहे थे। तो जाहिर है मोतीलाल नेहरू और उसके बाद भारतीय राजनीति में नेहरू खानदान के योगदान को कम करके आंकना अपने देश की राजनीतिक विरासत, संस्कृति और इतिहास को नजरअंदाज करने जैसा है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।